अब हमारी टेक्निक आ गई। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। अब हमने सब नॉलेज ले ली कि कौन कौन से साधन यूज लिए जाते हैं। अब हम क्रिया करेंगे, यानी ये क्रिया क्या करेंगे, आपके पास एक गुणसूत्र था, एक बी कोशिका थी, इस कोशिका के दोनों लक्षण इस सी कोशिका में पहुंचाने हैं। इसलिए आप क्या करते हो, इस तकनीक को, कौन सी तकनीक कहते हैं, इस तकनीक को पुनर्योगा डीएनए तकनीक कहते हैं। सबसे पहले मैं तुम्हें सिंपल समझा देता हूं, वो की वही चीज लिखी हुई है। कैसे चरण होते हैं, सबसे पहले वांछित जीन लाएंगे कि आपको इसका जीन इस कोशिका में चाहिए, इन दो कोशिकाओं का, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसके डीएनए खंड को अलग कर लोगे। कर लिया, अब डीएनए खंड को अलग कर लिया, अब उसके बाद एक इसको डायरेक्ट तो भेजोगे नहीं, तो इसके लिए आपको एक वाहक भी चाहिए, तो आपने एक वाहक भी यूज कर लिया। वाहक कोई सा भी ले सकते हो, फास्मिड, कोस्मिड, प्लाज्मिड, वेक्टोफेज, ये वाहक आपने ले लिया। अब इस डीएनए खंड को इस वाहक पे क्या करोगे, आप जोड़ना है। तो देखो, वांछित जीन ले लिया, डीएनए वाहक का चेंज कर लिया। अब वांछित जीन को डीएनए खंडों को जोड़कर जैसे ये जोड़ा, आपके पास कौन सा डीएनए बन गया, पुनर्योगा डीएनए बन गया। अब इस पुनर्योगा डीएनए को जीवाणु कोशिका के अंदर, जो ये सी वाली कोशिका है, इसमें क्या करा दोगे, प्रवेश करा दोगे। और जब ये प्रवेश कर जाएगा तो इसके केंद्रक से जुड़ जाएगा। देखो, पोषक जीवाणु में अंदर प्रवेश कराना और उसके बाद डीएनए द्वारा विजातीय जीन उत्पादन, यानी कि इस कोशिका में इन कोशिकाओं के लक्षण भी आपको प्राप्त हो गए हैं। यानी कि एक कोशिका के लक्षण दूसरी कोशिका में स्थानांतरण, यानी जीनों का स्थानांतरण हो गया। कुछ नहीं किया, सबसे पहले डीएनए खंड को अलग किया, फिर एक वाहक लिया, फिर उन दोनों को जोड़ दिया। उन दोनों को जोड़ने पर पुनर्योगा डीएनए बन गया, उसको परपोषी कोशिका में प्रवेश कराया और जीन का निर्माण हो गया। तो यही तकनीक हमें पढ़नी है कि यही तकनीक आपके क्या कहलाती है, पुनर्योगा डीएनए तकनीक कहलाती है। देखो बच्चों, बात करते हैं। सबसे पहले केंद्रक लिया, उसकी एक दाता कोशिका ले ली, वांछित जीन युक्त विजातीय डीएनए ले लिया हमने, जैसे बात की थी, डीएनए कोशिका से वांछित डीएनए। और इस डीएनए के उत्पन्न, जैसे इको हमने प्रभेद ले लिए, जीवाणु ले लिया, इको आर फर्स्ट है ना, डीएनए के दोनों उत्पन्न करने वाले इको आर फर्स्ट ले लिया। अब इसमें जो था हमने लाइगेशन, ये जो वांछित जीन है, इसको भी हमने, इसको में क्या कर दिया, प्लाज्मिड वाहक लिया, इधर एक कोशिका ली, जिससे हमने क्या प्राप्त किया, जीवाणु कोशिका से वाहक प्राप्त किया। और इसको वाहक को प्राप्त किया करके इसे आरई एंजाइम द्वारा क्या कर दिया, यहाँ पर इसके खंडों को काट दिया। और ये जो एंजाइम था, इसको हमने यहाँ क्या कर दिया, लाइगेशन क्रिया के द्वारा, वांछित जो डीएनए था, इस वांछित डीएनए को हमने कहाँ जोड़ दिया, इस वाहक पर जोड़ के पुनर्योगा डीएनए का निर्माण कर लिया। और इन दोनों को जोड़ने पर कौन सा डीएनए बन जाता है, आपके पुनर्योगा डीएनए बन गया। जैसे पुनर्योगा डीएनए बना, आपने इससे कहाँ का प्रवेश करा दिया, कोशिका में प्रवेश करा दिया, रिक्त कोशिका में प्रवेश करा दिया। और कोशिका में ये डीएनए के उसके जीन से जुड़ जाएगा। और जीन से जुड़ने के बाद उसमें जो लक्षण आएंगे, यह सारे वो उस वाले जीन के लक्षण आ जाएंगे। और यही तकनीक क्या कहलाती है, पुनर्योगा डीएनए तकनीक कहलाती है, जो कि हम इसी तरीके से पढ़ते हैं। देखो, एक बार फिर बता देता हूं। सब इधर से आपने डीएनए खंड लिया, उसको तोड़ा आरई एंजाइम द्वारा, ये खंड बन गए। इधर से वाहक लिया, उसको भी आरई एंजाइम द्वारा तोड़ लिया, वाहक को भी। अब दोनों को जोड़ दिया लाइगेज एंजाइम द्वारा। जैसे जुड़ा आपके, ये जुड़ते ही आपने इसको कौन सा नाम दे दिया, पुनर्योगा डीएनए नाम दे दिया। और इसको कहाँ प्रवेश करा दिया, आपने कोशिका में प्रवेश करा दिया, उसमें गुणन हुआ और वो गुण आपको प्राप्त हो गए। यही प्रोसेस हमें इसमें थ्योरी में बता रखा है। सबसे पहले है वांछित जीन का विकल्प। पुनर्योगा डीएनए तकनीक के प्रथम चरण में वांछित जीन का विलगन किया जाता है, यानी सबसे पहले जीन को क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। कोशिका विघटन एवं डीएनए पृथक्करण, यानी कि विघटन कैसे किया जाता है, मैंने कहा ना, आरई एंजाइम, प्रति एंजाइम द्वारा उसे काटने के लिए आवश्यक होता है। और बृहद अणु के लिए मुक्त हो, डीएनए के कई झिल्लियां रहता है, इसलिए कोशिका का चयन किया जाता है। इसमें आरएनए, लिपिड, प्रोटीन, बहुशर्करा के साथ बाहर निकाल दिए जाते हैं। वांछित डीएनए युक्त कोशिका को लाइसोजाइम, सेल्यूलोज और कई सारी कोशिकाओं के द्वारा काइनेटिज, यानी कि कोशिकाओं के बाहर कई सारे आवरण होते हैं। जैसे पादप कोशिका होगी तो सेल्यूलोज होगा, कवक कोशिका होगी तो काइटिन होगा, जंतु कोशिका में कोई कोशिका आवरण नहीं होता, कोशिका झिल्ली होती है। तो कई सारे कोशिकाओं के आवरण को हटाकर उससे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम द्वारा यह काट दिया जाता है, हटा दिया जाता है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, कोशिका का विघटन एवं डीएनए का पृथक्करण कर लिया जाता है। वहां से डीएनए हटा दिया जाता है, डीएनए को स्टोन प्रोटीन और आलयन से अलग कर लिया जाता है। मैंने कहा ना, डीएनए खंडों को कोशिका से निकालेंगे ना हमने, तो कोशिका से उसे राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम से उपचारित करेंगे, उसके आवरण को हटाएंगे और उसके बाद उसे एथेनॉल में रख दिया जाता है, जिससे डीएनए धागों के रूप में
प्रचलित होने लगता है। और जब डीएनए खंड प्राप्त हो जाएगा आपको, तो उसे डीएनए को विलोम में बदल देखो, प्रतिबंधित एंजाइम द्वारा डीएनए का विलोम पदों में विदलन, यानी कि आपको जो डीएनए प्राप्त हुआ उसे छोटे छोटे खंडों में तोड़ना है। तो यह देख लो, अपकेंद्रण द्वारा डीएनए अणु को प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से छोटे छोटे खंडों में तोड़ दिया जाता है। वही बात आ रही है, पहले डीएनए खंड प्राप्त हुआ, अब उसको छोटे छोटे खंडों में तोड़ रहे हैं। जैसे खंड हो गए तो आपके पास अभी 1-2 खंड थे, ये डीएनए खंड तोड़ लिए। अब इनकी संख्या में क्या करना है, आपको वृद्धि करना है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से, यानी कि आपको अभी यह भी देखना है कि जो डीएनए खंड टूटे ये अलग अलग आकार के हैं, तो हमें आपको इसको आकार के अनुसार जमाना है। तो डीएनए खंडों को आकार के अनुसार जमाने के लिए कौन सी विधि का यूज किया जाता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि का यूज किया जाता है। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि का उपयोग क्या करता है, डीएनए खंडों को पृथक करता है। किसके अनुसार पृथक करता है, आकार के अनुसार पृथक करता है। किसके अनुसार पृथक करता है, आकार के अनुसार पृथक करता है। इसमें क्या किया जाता है, देखो मैं बता दूं, पहले डीएनए आपके पास ये वो है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि का वो है, इस पे आपने डीएनए खंडों को रख दिया और ये जो गुणसूत्र होते हैं ये ऋणावेशित होते हैं। इधर एनोड लगा दिया, इधर एनोड लगा दिया, इधर कैथोड लगा दिया, तो ये इसकी ओर आकर्षित होंगे और जो जो छोटे डीएनए होंगे वो यहां पर जल्दी पहुंच जाएंगे और जल्दी पहुंचने पर इन पे अल्ट्रावायलेट किरण डाल के इन्हें पट्टी को अलग कर लेंगे। तो जो बड़े होंगे वो थोड़ी लेट, थोड़े बड़े होंगे वो थोड़ी लेट, ऐसे अलग अलग करके डीएनए खंडों को आकार के अनुसार व्यवस्थित कर लिया जाता है। और यही क्रिया क्या कहलाती है, आपके जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि कहलाती है। तो इसमें वही लिखा हुआ है बच्चों, देखो, इलेक्ट्रोफिलिक विधि द्वारा प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस द्वारा काटे गए डीएनए खंडों को पृथक कर लिया, यह पृथक कर लिया। डीएनए खंडों को फास्फेट के कारण ऋणात्मक आवेश के कारण, ये देखो नेगेटिव आवेश था यहां पर, विद्युत क्षेत्र में कारण धनात्मक की ओर आकर्षित होते हैं, यानी डीएनए खंड इधर की ओर गति करेंगे। देखो बच्चों, इस प्रक्रिया में एगारोस माध्यम का उपयोग किया जाता है जो सामान्यतः समुद्री लाल शैवाल से प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रक्रिया में किसका उपयोग किया जाता है, एगारोस माध्यम का उपयोग किया जाता है जिसे समुद्री शैवाल से, लाल शैवाल से प्राप्त किया गया। इसमें क्या करते हैं बच्चों, डीएनए जो दोनों तरफ क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, एक ऋणावेशित, एक कौन सा हो जाता है धनावेशित, और बीच में क्या व्यवस्थित कर देते हैं, एगारोस जेल पेपर यूज, एगारोस जेल यूज करते हैं। और जो इस पर है, इस पे क्या करते हैं, डीएनए के छोटे छोटे जो डीएनए के खंड है उसे व्यवस्थित कर देते हैं। और डीएनए के जो खंड है वह अपने आकार के अनुसार विपरीत आवेश की ओर क्या करते हैं, गति करते हैं। जैसे आपने यहाँ डीएनए के खंड रखे तो ये अपने आकार के अनुसार विपरीत आवेश की ओर क्या करेंगे, गति करेंगे। और हमें विपरीत आवेश की ओर जो छोटे डीएनए होंगे वह जल्दी पहुंच जाएंगे आकार में, और जो बड़े डीएनए होंगे वो इसके बाद वहां पर पहुंच जाएंगे। और इन डीएनए को आकार के अनुसार हमें एक नारंगी, चमकीले नारंगी पट्टिका के रूप में प्राप्त होती है, जिसे इथिडियम ब्रोमाइड के द्वारा भी रंजित भी किया गया है। तो उसके द्वारा हम इसे पट्टिका के रूप में प्राप्त कर लेते हैं। और यही क्रिया क्या कहलाती है, आपके जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि कहलाती है। हाँ बच्चों, एगारोस जेल के छन्नी प्रभाव द्वारा डीएनए के खंडों को लंबाई में अलग हो जाते हैं। डीएनए के इन खंडों को इथिडियम ब्रोमाइड, जैसे मैंने अभी बताया, इथिडियम जो ब्रोमाइड है उसके द्वारा अभिरंजित कर दिया जाता है और उस पर क्या किया जाता है, पराबैंगनी विकिरणों को डाला जाता है, जिससे चमकीली नारंगी रंग की हमें पट्टिका के रूप में दिखाई देती है। और डीएनए की इन पट्टिका को काटकर पृथक कर लिया जाता है और जेल के इस निष्कर्षित कर लिया जाता है। इस प्रकार अलग किए गए वांछित डीएनए का उपयोग उसे वाहक डीएनए के साथ जोड़कर पुनर्योगक डीएनए बनाने में किया जाता है। तो किसका निर्माण करने में, पुनर्योगक डीएनए बनाने में इस तरीके से उसका निर्माण किया जाता है। अब डीएनए आरएनए संकरण का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है, इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन निर्माण कैसे होता है। तो उपचरण वांछित डीएनए को पृथक करने के लिए उच्च ताप तक गर्म किया जाता है। डीएनए खंड के दोनों सूत्रों को, मतलब पहले कैसे अलग किया आपने वो प्रोसेस बता रहा है ये। तो उसको हाइड्रोजन, पहले जैसे डीएनए खंड है, अब ये डीएनए खंड है तो बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड भी होंगे, तो इन हाइड्रोजन बॉन्डों को भी तोड़ा जाएगा। तो देखो, उपचरण वांछित डीएनए को पृथक करने के लिए इन्हें उच्च ताप पर गर्म किया जाता है। पहले गर्म किया, उसके बाद डीएनए खंडों के दोनों सूत्रों को, ये जो दोनों सूत्र है इनको खोला जाता है, हाइड्रोजन बंध टूट जाते हैं बीच में से। जैसे बंध टूटते हैं डीएनए के खंड के दोनों सूत्र, एक सूत्र अलग इधर, एक सूत्र अलग, ये दोनों सूत्र अलग हो जाते हैं और यही क्रिया क्या कहलाती है, विकृतीकरण। अब वांछित जीन को अनुलेखन क्रिया के द्वारा, अनुलेखन क्रिया क्या होती है कि डीएनए से एमआरएनए के निर्माण की क्रिया, डीएनए से एमआरएनए के निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है, अनुलेखन कहलाती है। और बनने वाले एमआरएनए से एक सूत्री डीएनए खंडों को मिश्रण में मिला दिया जाता है और टेम्पलेट से जुड़कर डीएनए आरएनए सम्मिश्रण हो जाता है। यानी कि एमआरएनए से भी आपके जो डीएनए बना,
इन डीएनए और इस एमआरएनए को मिला दिया जाता है अनुलेखन क्रिया के द्वारा। तो आपके देखो डीएनए से क्या बन गया, एमआरएनए। अब एमआरएनए से जो ये आरएनए ये डीएनए बनेगा, यह दोनों को मिला दिया जाता है और यही क्रिया क्या कहलाती है, डीएनए आरएनए सम्मिश्रण या संकरण कहलाती है। हाँ बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है द्विसूत्री डीएनए खंड का संश्लेषण। जो द्विसूत्री डीएनए खंड का संश्लेषण कैसे किया जाता है, इस अंतिम चरण में डीएनए आरएनए सम्मिश्रण वाले खंड को एक सूत्री डीएनए मिश्रण से पृथक करने के पश्चात, इसके अंतिम चरण में क्या करते हैं, डीएनए आरएनए जो सम्मिश्रण होता है उस खंड को उस सम्मिश्रण वाले खंड को एक सूत्री डीएनए मिश्रण से पृथक करने के पश्चात एमआरएनए को भी पृथक कर लिया जाता है। तो डीएनए और आरएनए को क्या कर लिया जाता है, पृथक कर लिया जाता है। अब डीएनए के साझा सूत्र पर संपूरक सूत्र का संश्लेषण किया जाता है और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की सहायता से कराकर सामान्य द्विसूत्री डीएनए खंड में परिवर्तित कर लिया जाता है और यही विधि क्या कहलाती है, संकरण कहलाती है। सिंपल सी लैंग्वेज में बात करें तो डीएनए और सम्मिश्रण में से आरएनए डीएनए मिश्रण जो प्राप्त हुआ उसमें से आपने डीएनए अलग कर लिया और एकल सूत्री डीएनए से द्विसूत्री डीएनए प्राप्त करने की जो विधि है वही क्या कहलाती है, संकरण। और इसके लिए कौन सा एंजाइम यानी कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का यूज किया जाता है। तो ये पहला हमने पढ़ा टॉपिक ये हो। अब वाहक आपने जोड़ सोचा, आपने पूछा कि सर वाहक आपने यूज तो कर लिया लेकिन वाहक में क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए कि जो हम डीएनए को उसको खंड पर जोड़ दिया जाए। तो वाहक का आकार कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। देखो वही है, द्वितीय वांछित जीन को अन्य किसी पुनर्योगक डीएनए का निर्माण किया जाता है जिससे वांछित जीन को जोड़ते हैं, उसे वाहक कहते हैं। वाहक यानी वेक्टर। तो वेक्टर के लिए क्या क्या होना चाहिए, उसका माप आकार क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। उसके अलावा एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की क्रिया के लिए वैसा ही एक विलोम पद होना चाहिए जिसे विलोम दाता जीव के डीएनए खंडों का हुआ है, यानी कि दोनों का एक दूसरे के सिमिलर होना चाहिए। जैसे मलयालम, दोनों का जो प्रतिबंधी एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की क्रिया के लिए वैसा ही एक विलोम पद होना चाहिए। विलोम पद यानी पैलिंड्रोम, जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, दोनों समान होंगे तभी वो जुड़ेंगे। तीसरा है वांछित जीन को अपने निवेशित करने की क्षमता, यानी वाहक को, ये अगर वाहक है तो इस पर जीन को, वांछित जीन को अपने पे जुड़ने की क्षमता होनी चाहिए। या बताया जा चुका है कि वाहक अणु के रूप में मुख्यतः प्लाज्मिड बैक्टीरियोफेज का उपयोग किया जा सकता है, कोई सा भी वाहक हम यूज कर सकते हैं। तो ये इसके गुण है। अब इसका संवर्धन कैसे किया जाता है, प्लाज्मिड का, वाहक का, तो इसका वाहक का संवर्धन कैसे किया जाता है, उच्च संख्या में प्राप्त जीवाणु का संवर्धन किया जाता है। सर्वप्रथम जीवाणु लेंगे, जैसे आपने देखा ये टीआई प्लाज्मिड चाहिए आपको, तो कौन सा जीवाणु लिया, तो आपने एग्रोबैक्टीरियम टुमेफेंसियंस पादपों में उस जीवाणु को संवर्धन माध्यम में रखा। माध्यम में क्लोरोमिफिकॉल मिला दिया जाता है, एक अभिरंजक है जिससे डीएनए का क्या रुक जाता है, द्विगुणन रुक जाता है और प्लाज्मिड द्विगुणन तीव्रता से होने लग गया। डीएनए का तो द्विगुणन रुक जाता है क्योंकि एक्स्ट्रा डीएनए प्लाज्मिड वाहक, तो वो मेन डीएनए तो रुक गया और इसका डीएनए क्या हो जाता है, तीव्रता से गुणन करता है और जिससे क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड प्रवर्धन कहते हैं, यानी प्लाज्मिड की संख्या में गुणन हो रहा है और इसका विघटन करके आपके द्वारा प्लाज्मिड को पृथक कर लिया जाता है, यानी कि वाहक आपको प्राप्त कर लिया जाता है। यानी कि क्लोरोमिफिकॉल है, यह अभिरंजक क्या करता है, डीएनए के द्विगुणन, कोशिका के खुद का डीएनए उसका तो रोक देता है, लेकिन इसके जो प्लाज्मिड वाहक है इसका द्विगुणन प्रारंभ कर दिया जाता है, उसके बाद उसको वहां से पृथक कर लिया जाता है। अब क्या करना है, वही बात आ गया, तीसरा चरण। पहला हमने डीएनए खंड अलग किया, दूसरा वाहक कर लिया, अब दोनों को जोड़ देंगे तो किसका निर्माण हो जाएगा, पुनर्योगक डीएनए अणु का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण हो जाएगा, देखो वांछित जीन को वाहक अणु से जोड़ने से। तो ये तो हमारा वाहक अणु था, बार में वही बात कर रहा हूं, ये वांछित जीन है, तो ये जो बनेगा यही क्या कहलाएगा, पुनर्योगक डीएनए कहलाएगा, वही लिखा हुआ है। तीसरे चरण में वांछित जीन को जोड़कर पुनर्योगक डीएनए का निर्माण किया जाता है। सर्वप्रथम डीएनए प्लाज्मिड अणु को इसके विलोम पथ पर किसी प्रतिबिंब एंडोन्यूक्लियस सहायता से काट देते हैं, वही काट दिया, एंडोन्यूक्लियस हमने प्राप्त कर लिया, उसे सलांग क्षेत्र कहते हैं। काटने पर इसके जो क्षेत्र होते हैं उसे सलांग क्षेत्र कहते हैं। इसी एंजाइम की सहायता से वांछित जीन के सिरों को भी सलांग सिरों से परिवर्तित कर दिया जाता है, यानी कि आपने डीएनए खंडों को भी काट दिया, वाहक के खंडों को भी काट दिया और इनको जोड़ने पर इस प्रकार पुनर्योगक डीएनए का निर्माण हो जाता है। यानी कि आपने डीएनए खंड को भी जोड़ दिया और आपने वाहक खंड को भी जोड़ दिया, तो आपके पास जो बना यह पुनर्योगक डीएनए बना। और इसकी संख्या में वृद्धि करने के लिए कौन सी विधि हो गई, पीसीआर तकनीक। मैंने कहा ना, जो वांछित जो पुनर्योगक डीएनए बना इसको बोलते हैं आरडीएनए,
ये रिकॉम्बिनेट डीएनए बना, इसकी संख्या में वृद्धि करने के लिए आप पीसीआर तकनीक का उपयोग करते हैं। अब आती है पीसीआर तकनीक क्या होती है। पीसीआर तकनीक के बारे में हम लोग बात करते हैं कि पीसीआर तकनीक क्या है। इसको बोलते हैं पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। ये क्या करती है, एक पीसीआर यानी कि गुणसूत्र जो पुनर्योगक डीएनए है उसकी संख्या में वृद्धि करती है 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इसी प्रकार से संख्या में क्या करती रहती है, आगे से आगे वृद्धि करती रहती है। तो इस तकनीक को हम क्या नाम देते हैं, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। देखो इसमें क्या होता है, पीसीआर डीएनए से शीघ्र पुंज का निर्माण करता है। इसके द्वारा डीएनए शीघ्र से अनेक प्रतिलिपियां बनाई जा सकती है। प्रतिलिपियां बनाना यानी कि उसकी संख्या में वृद्धि करना। इस विधि द्वारा एकल डीएनए प्रतिदर्शन से दीर्घीकरण किया जाता है। 3 विधियां होती है इसकी। सबसे पहले दीर्घीकरण होगा, इसमें डायग्राम दे रखा है, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले डीएनए क्या होता है, द्विसूत्री डीएनए पाया जाता है, डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है। सबसे पहले टेम्परेचर दिया जाता है, इसका दीर्घीकरण होता है, बढ़ता है। टेम्परेचर देने पर ये अलग अलग टूट जाएगा, ये डीएनए खंड अलग जाएगा, ये डीएनए खंड अलग जाएगा, ये एक और एक ये अलग अलग हो गए। अब यहाँ पर दूसरा क्या होता है, इनके टेम्पलेट बन जाते हैं, इधर इधर बनेगा, इधर इधर बनेगा, ये विपरीत सिरों पे बनते हैं। ये टेम्पलेट आगे की ओर बढ़ते हैं, इधर वाला इधर बढ़ेगा, इधर वाला इधर बढ़ेगा, तो बढ़ते बढ़ते ये इतने हो जाते हैं। लास्ट में आते आते ये ऐसे घूम जाते हैं। ये जब होते हैं तो ऊपर वाला एक डीएनए हो जाएगा, नीचे वाला एक डीएनए। तो एक डीएनए से कितने बन गए, 2 बन गए ना। सबसे पहले डीएनए खंड अलग हुआ, फिर एक ऊपर एक नीचे, फिर दूसरी जगह टेम्पलेट का निर्माण हो गया। टेम्पलेट का निर्माण हो गया, यहां भी टेम्पलेट बन गया, यहां भी टेम्पलेट बन गया। अब ये धीरे धीरे बढ़ के कितने गुणसूत्र हो गए, पहले 1 और 2 बन गए। ऐसे 30 चक्र जब चलते हैं तो लगभग 1 बिलियन क्या बनते हैं, गुणसूत्रों की कॉपियां बन जाती है। इसलिए इसको जेरोक्स कॉपी के रूप में यूज किया जाता है। 3 अवस्था में होता है। सबसे पहले विकृतीकरण होता है, डीएनए खंड टूटना। दूसरा तापानुशीतलन होता है, यानी कि इनके टेम्पलेट का निर्माण होता है, टेम्पलेट कहते हैं। और लास्ट में क्या होता है, उपक्रमों का प्रसार होता है, जो टेम्पलेट आगे बढ़ते हैं और एक डीएनए से 2 डीएनए बन जाते हैं। यही हमारे यहां पर लिखा हुआ है। देखो ये देखो आधारित। सबसे पहले आवश्यकता निम्न, पहले सबसे डीएनए टेम्पलेट का निर्माण। जैसे मैंने बोला था अभी, दीर्घीकरण के लिए द्विसूत्री डीएनए की आवश्यकता होती है ना। ये द्विसूत्री डीएनए की आवश्यकता हो गई सबसे पहले। उसके बाद सबसे पहले प्राइमर का, वे रसायन संश्लेषित जो ओलिगो न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए के, जो डीएनए टेम्पलेट के पूरक होते हैं, यानी कि डीएनए एक दूसरे के विपरीत जुड़ते हैं। उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का यूज किया जाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है टेक पॉलीमरेज, एक होता है फिफ्यूफ डीएनए पॉलीमरेज, एक होता है वेंट मिरेज। ये जो टेक पॉलीमरेज होता है, ये एंजाइम थर्मस एक्वेटिकस नामक जीवाणु से प्राप्त किया जाता है। ये वाला जो एंजाइम होता है, ये पायरोकोकस फ्रियोसस से प्राप्त किया जाता है। और ये जो एंजाइम होता है, यह थर्मोकोकस और लियोरेडलिस से प्राप्त किया जाता है। तो 3 प्रकार के अलग अलग जो एंजाइम है, अलग अलग जीवाणु से प्राप्त किए जाते हैं। टेक पॉलीमरेज किससे प्राप्त किया जाता है, थर्मस एक्वेटिस से। ये प्यूफिव डीएनए पॉलीमरेज किससे प्राप्त किया जाता है, पायरोकोकस फ्यूरियोसस से। और वेंट पॉलीमरेज किससे प्राप्त किया जाता है, थर्मोकोकस लिट्रोरेलिस से प्राप्त किया जाता है। ये अलग अलग प्रकार के प्राइमर डीएनए किया जाता है। अब चरण कैसे होता है, सबसे पहले विकृतीकरण होता है, डीएनए खंड अलग अलग खुलते हैं। ये किसकी सहायता से, हेलिकेज से एंजाइम की उपस्थिति में डीएनए खंड क्या होते हैं, अलग अलग खुलते हैं। इतना टेम्परेचर इतना दिया जाता है और इसके बीच के हाइड्रोजन बंधों को तोड़ दिया जाता है। जब ये टूट जाते हैं तो फिर कौन सी क्रिया होती है, तापानुशीतलन। तापानुशीतलन बहुत सदैव लघु लगभग 20 साल युगल डीएनए की आवश्यकता होती है। साधारणतः डीएनए द्विगुणन के समय प्रारंभ है प्राइमर का निर्माण। जैसे मैंने बताया, सबसे पहले प्राइमर बनेगा तापानुशीतलन में, वो प्राइमर की लगभग आगे की ओर बढ़ता जाएगा और डीएनए रज्जु कोश से पूरक अनुक्रमण तापानुशीतलन कर सकते हैं। पीसीआर की द्वितीय चरण में प्रारंभिक बंधन कहा जाता है। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो वो डीएनए जो बना आपके, ये जो बना आपके, ये जो टेम्पर बना, ये टेम्पर आगे की ओर बढ़ेगा और आगे की ओर बढ़ के तापानुशीतलन का कार्य करेगा। तो ये देखिए, इसमें यही है कि डीएनए द्विगुणन के समय प्रारंभक प्राइमर का निर्माण होता है और वही आगे जाके प्रारंभ बंधक कहलाता है। तीसरा क्रिया होती है दीर्घीकरण या प्रसार। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम टेक्वस
प्रारंभ का दीर्घीकरण प्रसार करता है और डीएनए का द्विगुणन पूरा करता है। मतलब एक डीएनए से 2 डीएनए बन गए, ऊपर वाले टेम्पलेट से अलग, नीचे वाले टेम्पलेट से अलग। और इसके लिए द्वितीय चरण उच्च तापमान निष्क्रिय हो जाता है। ये टेम्परेचर दे रखा है जिसके द्वारा पूर्ण करके मिश्र को इस ताप पर कुछ समय के लिए गर्म किया जाता है। यानी कि कुल मिलाकर पूरे डीएनए की प्रतिकृतिकरण चलता रहता है और 3 पदों में एक डीएनए से लगभग कई सारे डीएनए का निर्माण हो जाता है। और यदि ऐसे 30 चक्र काटता है तो लगभग 1 बिलियन कॉपियां इसकी बन जाती है। तो पुनर्योगक डीएनए तकनीक के लिए 3 विधियां होती है, पहले विकृतीकरण, फिर तापानुकरण, फिर दीर्घीकरण या प्रसार। और यह चक्र 2 पुनरावृत्ति से होता है तथा प्रत्येक बार डीएनए की संख्या दुगनी होती है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, वही बात होगी। और एक बार 30 बार चलता है तो 1 बिलियन कॉपियां बनती है। आगे बात करें, कुछ घंटों में डीएनए की एक लघु प्रयास में लाखों दीर्घीकरण कॉपियां बन जाती है, वही बात आ गई। और अन्य उपयोग, तो इसके लिए क्लोनिंग, इलेक्ट्रोफोरेसिस, जीन प्रोब आदि में पीसीआर तकनीक का उपयोग किया जाता है और डीएनए प्रतिलिपियां इससे बनाई जाती है। तो पीसीआर तकनीक का सिंपल सा फंडामेंटल है कि इससे अपने को पीसीआर तकनीक के द्वारा डीएनए वो प्रतिलिपियों का निर्माण किया जाता है। अब इसको कहाँ प्रवेश कराना है? अंदर किसी अन्य कोशिका में प्रवेश कराना है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको अन्य कोशिका में प्रवेश कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डीएनए प्रतिलिपि का निर्माण करते हैं और इसके डीएनए पुनर्योगक डीएनए जो बना उसको अन्य कोशिका में प्रवेश करा लेते हैं। तो क्या करते हैं, पादप अंदर प्रवेश कराया जाता है किसी अन्य कोशिका में, यानी कि ए से हमें कौन सी कोशिका में प्रवेश कराना है, सी में। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपने डीएनए खंड को काटा, फिर वाहक से जोड़ा, वाहक से जोड़कर आपने इसको पुनर्योगक डीएनए बनाया, पुनर्योगक डीएनए बनाने के बाद इसको पीसीआर तकनीक द्वारा आपने अलग किया और अब ये पीसीआर तकनीक द्वारा इसके क्या करेंगे, इस कोशिका को आप पुनर्योगक डीएनए के रूप में अंदर प्रवेश करा देंगे। तो इसमें यह लिखा है कि पुनर्योगक डीएनए अणु को पोषक कोशिका के अंदर प्रवेश कराया जाता है और मुख्यतः ई कोलाई का उपयोग किया जाता है। कौन सी कोशिका का उपयोग? परपोषी कोशिका के रूप में कौन सी कोशिका का उपयोग किया जाता है? ई कोलाई कोशिका का उपयोग किया जाता है, जो परपोषी कोशिका के रूप में उपयोग में लिया जाता है। परंतु प्रेजेंट टाइम पर बैसिलस सबटिलिस नामक जो है जीवाणु का इष्ट कोशिका का भी उपयोग किया जाता है। पहले ई कोलाई एक कोशिका थी हमारे पास जिसका हम परपोषी कोशिका के जिसमें जीवाणु को प्रवेश कराने के लिए उपयोग करते थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम पर बैसिलस सबटिलिस और ये क्या बोलते हैं, इष्ट कोशिका का निर्माण भी किया जाता है। अब 3 विधियां हैं जिनके द्वारा ये कोशिका का अंदर प्रवेश कराते हैं। कौन कौन सी है वो देखना। सबसे पहले है ट्रांसफॉर्मेशन विधि, यानी कि रूपांतरक विधि। सबसे पहली जो विधि यूज आ रही है वह ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरक विधि के नाम से जानी जाती है। अब ये विधि होती क्या है समझना। इस विधि द्वारा कोशिका एक कोशिकीय जीव अपने वातावरण से बाह्य डीएनए को नग्न खंडों को ग्रहण कर लेता है और डीएनए खंड जीवाणु डीएनए समजात खंडों से पुनः संयोजित हो जाते हैं। यह रूपांतरक कहलाती है। यानी बाह्य वातावरण से डीएनए खंडों को क्या कर लिया जाता है, डायरेक्ट ग्रहण कर लिया जाता है और डीएनए खंड जब उसके अंदर जाते हैं तो उनसे जुड़ जाते हैं और यही क्रिया रूपांतरण कहलाती है। इस क्रिया के लिए जीवाणु कोशिका में कैल्शियम क्लोराइड से उपचारित किया जाता है। कि पहले कोशिका को किससे उपचारित किया जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड से उपचारित किया जाएगा और उसकी जीवाणु कोशिका झिल्ली कैल्शियम क्लोराइड से उपचारित करते उसकी जो कोशिका झिल्ली है वह एक्टिव हो जाएगी जीवाणु कोशिका की और डीएनए को ग्रहण करने की क्या कर देगी, क्षमता बढ़ जाएगी। जैसे आपने उसको कैल्शियम क्लोराइड से उपचारित किया, जीवाणु की कोशिका झिल्ली की एब्जॉर्ब करने की कोशिका की क्षमता बढ़ गई और जैसे क्षमता बढ़ती है वह डीएनए को क्या कर लेता है, अंदर प्रवेश कर लेता है। जैसे चूहे के इंसुलिन जीन और ई कोलाई जीन को प्लाज्मिड वाहक पर जोड़कर पुनर्योगक डीएनए का प्राप्त किया गया। तो देखो आपने चूहे से तो कौन सा जीन प्राप्त किया, इंसुलिन जीन। ई कोलाई जीवाणु से प्लाज्मिड वाहक प्राप्त किया। इस वाहक पे आपने ये जीन को जोड़ दिया और जो जोड़ते कौन सा डीएनए बन गया, पुनर्योगक डीएनए बन गया और इसे आपने जीवाणु कोशिका के अंदर प्रवेश करा दिया और यही क्रिया क्या कहलाती है, आपके रूपांतरण कहलाती है। क्या कहलाती है, यही क्रिया रूपांतरक कहलाती है। इसके बाद दूसरी विधि देखते हैं, पारगमन। अब पारगमन का मतलब ये तो रूपांतरक हो गया कि एक कोशिका को दूसरी कोशिका में प्रवेश करवाना रूपांतरक कहलाता है, जिसमें कैल्शियम क्लोराइड से उसको अभिरंजित करके उसको धोया जाता है, उसके बाद उसकी क्षमता बढ़ जाती है। पारगमन क्या होता है, ट्रांजिशन क्या होता है, एक जीन से दूसरे जीन में जीवाणु भोजी द्वारा डीएनए का स्थानांतरण। अगर जीवाणु भोजी के द्वारा अगर डीएनए का स्थानांतरण हो रहा है कोशिका में, वाहक के रूप में अगर आपने जीवाणु भोजी का यूज किया है तो वह क्रिया क्या कहलाती है, आपके पारगमन कहलाती है। यानी कि जीवाणु भोजी के द्वारा किया जाने वाला
पुनः स्थापन क्या कहलाता है? पारगमन कहलाता है। हाँ बच्चों, यह पारगमन द्वारा डीएनए का स्थानांतरण है। यानी कि डीएनए का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है? जैसे ये आपने एक जीवाणु कोशिका ले ली, इस जीवाणु कोशिका का ये जीवाणु गुणसूत्र है जो एक फेज डीएनए भी है। जैसे कि अगर हम बात करें, फेज डीएनए है और एक फेज प्रोटीन का आवरण है। ये जो अंदर फेज डीएनए है ये जीवाणु के डीएनए के खंड है, ये जो खंड है ये जीवाणु डीएनए के खंड है। ये फेज डीएनए क्या करेगा? अंदर प्रवेश कर जाएगा। यानी कि ये जीवाणु डीएनए युक्त कौन सा हो गया? फेज डीएनए युक्त हो गया। और ये जो जीवाणु है, यह जो डीएनए कौन सा आ गया? इसमें ये फेज डीएनए आ गया, यानी कि प्रवेश कर गया। और इसके जो फेज डीएनए है यह नई कोशिका को निर्मित कर देगा, क्योंकि नई डीएनए आ गया तो नई कोशिका का निर्माण हो जाएगा। तो इस तरीके से यह क्या किया जाता है? पारगमन किया जाता है। और ये देखिए डीएनए खंड पर ए जीवाणु जो फेज डीएनए था आपका ए, वह कहां पे आ चुका है? इस कोशिका पर आ चुका है। तो इस तरीके से हम लोग इस पे पारगमन द्वारा क्या करते हैं? डीएनए का स्थानांतरण करते हैं। कुल मिलाकर अगर बात करें तो किसी भी डीएनए को किसी को अन्य जीवाणु कोशिका पर स्थानांतरित कर दिया जाता है और नवनिर्मित कोशिका का निर्माण कर लिया जाता है, तो उस क्रिया को हम किस कहते हैं? पारगमन द्वारा डीएनए का स्थानांतरण कहते हैं। फिर जब विषाणु वाले जीवाणु को संक्रमित करते हैं तो ये डीएनए नव संयोजित भाग मुक्त कर देते हैं। डीएनए का यह भाग फिर नए पोषक डीएनए के संयोजित होता है। जब ये विषाणु में प्रवेश करते हैं तो वापस वो जीवाणु में प्रवेश कर जाता है और नए जीवाणु में इस तरीके से ये क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं। तो ये पारगमन विधि पढ़ी। तीसरी विधि पढ़ रहे हैं अपन, वाहक रहित जीन स्थानांतरण विधि। ऐसी विधियां जिनों में वाहक का यूज नहीं किया जाता है। बिना वाहक, जैसे आपने वो लिया, आपने मान लो वो आपके नॉर्मल रूप से आपने आपके वाहक का यूज नहीं किया, आपने डीएनए खंड लिया, उसको अब एजेंट का काम नहीं करना, बीच में एजेंट को लेना ही नहीं है। अब आपने क्या किया? वो गुणसूत्र डायरेक्ट ही परपोषी कोशिका में क्या कराना है? आपको प्रवेश कराना है। बीच में आपको कहीं भी आपको वाहक का यूज करना ही नहीं है, डायरेक्ट कोशिका में प्रवेश कराना है। तो ऐसी विधियां कौन सी कहलाती है? वाहक रहित जीन स्थानांतरण कहलाती है। जैसे हीट शॉक, आपने क्या किया? कोशिका को लिया, कोशिका को एक टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर देगा तो कोशिका झिल्ली टूट जाएगी और कोशिका झिल्ली जैसे ही टूटेगी, कोशिका झिल्ली के टूटते ही कोशिका झिल्ली के चारों ओर छिद्रित हो जाएंगे और छिद्रित होते ही उस छिद्र में से क्या हो जाएंगे? नए आपके वांछित लक्षण है वह यूज करा दिए जाएंगे। देखो इस विधि में वांछित जीन युक्त प्लाज्मिड को एक परखनली जीवाणु के साथ रखा जाता है। इस मिश्रण को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कुछ मिनटों के लिए रखते हैं, जिससे पुनर्योगक डीएनए प्लाज्मिड जीवाणु कोशिका भित्ति से चिपक जाते हैं। ये कोशिका रखी और आपने प्लाज्मिड वाहक रखा, डीएनए वांछित, ये इससे चिपक जाएगा और चिपकने के बाद कुछ समय पश्चात जैसे टेम्परेचर देगा ये अंदर प्रवेश कर जाएगा। जैसे आपने इसको 37 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म किया तो ऊष्मीय झटके के कारण प्लाज्मिड जीवाणु कोशिका के भीतर प्रवेश कर जाएगा और इसे ऊष्मीय प्रवणता उत्पन्न होती है जो कोशिका झिल्ली के छिद्रों को बढ़ा देती है। कुछ नहीं किया आपने, सबसे पहले इस कोशिका झिल्ली रहा जिस परपोषी कोशिका को प्रवेश कराना है, इसको आपने जैसे ऊष्मीय टेम्परेचर में दिया, इसके चारों ओर छिद्र उपस्थित हो जाएंगे और ये छिद्र में से जो ये परपोषी कोशिका, ये वांछित लक्षण जो वांछित है जीन, यह इस कोशिका में प्रवेश कर जाएगा। तो ये वाली विधि कौन सी कहलाती है? हीट शॉक कहलाती है। यानी कि पहले कोशिका के चारों ओर किसको जोड़ दिया जाता है? वांछित जीन को जोड़ दिया जाता है और वांछित जीन को जोड़ दिया जाता है। इस वांछित जीन को इसको उसमें प्रसार दिया जाता है और इसमें प्रसार पाते ही यह जो है अंदर प्रवेश कर जाता है। यही क्रिया क्या कहलाती है? हीट शॉक कहलाती है। यानी कि यह ऊष्मीय झटका कहलाती है यह क्रिया। दूसरी विधि हम बात करते हैं इलेक्ट्रोपोरेशन विधि। यह भी वही है, इसमें एनोड विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। देखो इसमें उच्च वोल्टता के विद्युत धारा प्रवाह करने से कोशिका भित्ति अस्थायी रूप से टूट फूट जाती है। जो कोशिका का बाहरी आवरण है यह टूट फूट जाता है और इसे जैसे ही हम वांछित इलेक्ट्रॉन वाहक डीएनए खंड में रखेंगे तो देखो परिणाम भित्ति कलाका अस्थायी रूप से टूट फूट जाती है, परिणाम स्वरूप वाहक कोशिका में प्रवेश करने में सक्षम हो जाते हैं। यानी कि इसमें से छिद्रों में से वाहक क्या करेंगे? अंदर प्रवेश कर जाएंगे। तो यह विधि कौन सी कहलाती है? इलेक्ट्रोपोरेशन विधि कहलाती है। कौन सी विधि कहलाती है? इलेक्ट्रोपोरेशन विधि कहलाती है। तीसरी विधि आपके आती है, देखो कहीं पे भी वाहक का यूज नहीं हो रहा, डायरेक्ट जा रहे हैं,
पहले झटका इलेक्ट्रॉन, पहले हीट दिया तो टेम्परेचर से चले, हीट के कारण करे गए। अब आपने इलेक्ट्रोपोरेशन विद्युत क्षेत्र में रखा तो कोशिका झिल्ली छिद्रित हो गई, तो उन छिद्रों में से वांछित जीन है वो प्रवेश कर दिए। तीसरा है जीन गन विधि, सबसे सिंपल विधि है। आपने कुछ नहीं किया, डीएनए जो वांछित डीएनए खंड है उसको लेपित किया और एक गन में उसको प्रवेश करा दिया, और गन को जैसे आप कोशिका के सामने ले जाकर चलाते हैं तो वो जो डीएनए खंड है वह गोली के रूप में उस कोशिका में डायरेक्ट प्रवेश कर जाते हैं, कहीं वहां का यूज नहीं हुआ, डायरेक्ट कोशिका में चले गए। तो यह विधि कौन सी कहलाती है? जीन गन विधि। देखो, प्रत्येक जीन स्थानांतरण की असाधारण तकनीक डीएनए विलोपित टंगस्टन या स्वर्ण की मुद्रा पर, वही टंगस्टन या सोने की गोलियां बनाएंगे और उस पर डीएनए का लेपन कर देते हैं और गन से कोशिका पर बमबारी करते हैं, और उस बमबारी में क्या करती है वह उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। जैसे ये देखो, ये दे रखा है आपके, ये जीन गन है, ये गन है, ये फायरिंग पिन है, इससे करते हैं। ये गन पाउडर है, यहाँ लगाई होगा। ये माइक्रो प्रोजेक्टाइल है जिसमें उपस्थित होते हैं जीन के खंड, जो आपके वांछित डीएनए खंड है, और इसको जब आपको क्या करते हैं किसी जीन कोशिका पे चलाते हैं तो जैसे प्रेशर डलता है ये जीन खंड डायरेक्ट कहाँ चले जाते हैं? कोशिका के अंदर चले जाते हैं। और जब ये कोशिका के अंदर चले जाते हैं तो किसी वहाँ का यूज नहीं कर रहा, पर डायरेक्ट परपोषी कोशिका में प्रवेश कर गए। तो उच्च वेग से, देखो, विलोपित सूक्ष्म कण को उच्च वेग से बमबारी द्वारा पादप कोशिका भित्ति को पार कर जाते हैं और डीएनए के केंद्रक से आंतरित हो जाते हैं, यानी अंदर दूसरी कोशिका में चले गए। और यही इसको बायोलिस्टिक या माइक्रो प्रोजेक्टाइल या बम्बार्डमेंट भी कहते हैं। इसको अलग अलग नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि इसमें सूक्ष्मतम कणों का यूज किया, तो इसलिए इसको माइक्रो प्रोजेक्टाइल, और बायोलिस्टिक गन का यूज किया इसलिए इसको बायोलिस्टिक, और इस क्रिया को हम जीन गन भी कहते हैं। तो ये भी बिना वाहक के डायरेक्ट प्रवेश कराने की एक विधि है। एक और सबसे सिंपल विधि होती है माइक्रो इंजेक्शन विधि। इसमें कुछ नहीं करना होता, इसमें जो आपको वांछित डीएनए है उसको एक इंजेक्शन में भर दिया जाता है और उसको पुश करके डायरेक्ट कोशिका के केंद्रक में पहुंचा दिया जाता है। तो सबसे सरल विधि है, इसमें यही है। इस विधि में वांछित गुणों युक्त पुनर्योगक डीएनए को प्रत्यक्ष रूप से कोशिका के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। जंतु कोशिका में यह विधि उपयोगी है, पादप में क्यों नहीं है? क्योंकि पादप कोशिका में कोशिका के बाद सेल वॉल पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, और ये कोशिका भित्ति मोटी होती है, इसलिए ये इंजेक्ट करने में आसानी नहीं होती, इसलिए इसका यूज अंतःक्षेपण में कम किया जाता है पादप कोशिका में। जंतु कोशिका में डायरेक्ट हम लोग इसका उपयोग करते हैं। इंजेक्शन में वांछित लक्षणों को भरा और डायरेक्ट उसको इंजेक्ट उसमें कर देते हैं। तो यह विधि कौन सी कहलाती है? सूक्ष्म अंतःक्षेपण विधि कहलाती है। सूक्ष्म अंतःक्षेपण विधि का मतलब है माइक्रो इंजेक्शन, यानी कि उसके द्वारा अंतःक्षेपण करना। यह भी विधि कौन सी है? बिना वाहक के विधि है। एक और विधि होती है लाइपोसोम्स। लाइपोसोम विधि कोई बहुत सिंपल सी विधि है। जो आपके पास लाइपोसोम है उसके अंदर डीएनए जो होता है वह डीएनए को क्या करता है? जोड़ दिया जाता है। वांछित डीएनए है ना, इस लाइपोसोम से जोड़ दिया जाता है और इसको कोशिका में प्रवेश कराया जाता है। कोशिका के बाहर कोशिका भित्ति पाई जाती है और उसको भेदते हुए वह कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाता है। तो यही है वाहक लाइपोसोम। वाहक को लाइपोसोम में रखा जाता है। सबसे पहले लाइपोसोम में रख दिया वाहक को। यह झिल्लीमय पुट्टिका होती है। लाइपोसोम कोशिका की झिल्ली से संयुक्त होकर इससे जुड़ गई, इससे ये जुड़ जाएगा और जुड़कर यह कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाएगा। और चिकित्सा में जीन अंतरक्रिया किया जाता है। तो जीन चिकित्सा में लाइपोसोम विधि का उपयोग किया जाता है। जितनी भी विधियां पढ़ी आपने, माइक्रो इंजेक्शन, लाइपोसोम इंजेक्शन, इधर से सूक्ष्म गण विधि, ये जीन गण विधि, सूक्ष्म इंजेक्शन विधि, लाइपोसोम विधि, इलेक्ट्रोपोरेसिस विधि, ये सारी जो विधियां है ये बिना वाहक के काम में ली जाने वाली विधियां है। अब यह है, एक है कि डीएनए का पूंजीकरण कैसे किया जाता है, पुनर्योगक डीएनए का समूह कैसे बनाया जाता है, एकत्रीकरण कैसे किया जाता है। तो यह पूंजीकरण है, यानी कि कुछ भी नहीं है, उसकी कई सारी क्या प्राप्त करना, प्रतिलिपियां बनाना, यानी कि पुनर्योगक डीएनए की कई सारी प्रतिलिपियां जेरोक्स बनाना क्या कहलाता है? डीएनए का पूंजीकरण कहलाता है। इसे डीएनए क्लोनिंग या जीन क्लोनिंग भी कहते हैं, क्योंकि एक डीएनए की कई प्रतिलिपियां जब बना ली जाती है तो वह क्रिया डीएनए क्लोनिंग या जीन क्लोनिंग कहलाती है। इसमें जीवाणु कोशिका के अंदर डीएनए का बार बार द्विगुणन होता है। डीएनए का क्या होता है? बार बार द्विगुणन होता है और 1 से 2, 2 से 4 और कई प्रतिलिपियां बन जाती है। इसलिए इसको क्लोन लाइब्रेरी भी कहते हैं, क्योंकि कई सारे डीएनए का निर्माण हो जाता है। देखो ये बताता हूं कैसे होता है। सबसे पुनर्योगक डीएनए लिया, उसके बाद इकोलाई में संवर्धन किया, जीवाणु गुस्से में प्लाज्मिड बना, ये पूरा प्रोसेस है। ये देखो एक कोशिका थी ना,
एक कोशिका से देखो कितनी सारी कोशिकाएं बन गई, तो ये लाइब्रेरी कौन सी कहलाती है? जीन लाइब्रेरी कहलाती है। जैसे कि इसमें बता रखा है, आपको बताता हूं, कई प्रतिलिपियां प्राप्त करते हैं, यानी कि डीएनए की कई प्रतिलिपियां बनाते हैं, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 100, और इसमें यही जो प्रतिलिपियां बनती है, यही क्रिया क्या कहलाती है? जीन क्लोनिंग कहलाती है। बार में द्विगुणन होता रहता है डीएनए का और कई प्रतिलिपियां बन जाती है, और इसी में क्रिया में आपके यह जीन क्लोनिंग होती है। देखो ये है, आपने सबसे पहले पुनर्योगक डीएनए प्लाज्मिड लिया, उसको कैल्शियम पे इकोलाई कोशिका के साथ मिश्रण कर लिया और उसे संवर्धन माध्यम में रख दिया। जैसे संवर्धन माध्यम में रखा, रूपांतरित इकोलाई जीवाणु में अंदर प्रवेश कर गया। वह अंदर प्रवेश करके वह कोशिका में क्या करेगा? गुणन करेगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, और कई सारी कोशिकाओं का निर्माण कर लेगा। तो इस तरीके से पूंजीकरण भी इसका होता है। आगे बात करें, अब पुनर्योगक डीएनए से विजातीय जीन उत्पाद प्राप्त करना, यानी कौन कौन से जो है इससे उत्पाद हमें प्राप्त होते हैं जो हमारे इसी संरचना में निर्मित नहीं होते, यह विजातीय रिकॉम्बिनेट कैसे प्राप्त होते हैं? तो वांछित जीन का पूंजीकरण का मतलब होता है क्लोनिंगकरण, क्योंकि क्लोनिंगकरण करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जीन बैंक बनते हैं। जैसे कई ब्लड बैंक होते हैं, ऐसे जीनों का भी बैंक बनता है जिसमें कई सारे जीनों की उपस्थिति होती है, और इसके लिए कई सारे प्रोटीन वगैरह का यूज़ किया जाता है। जैसे इसमें लिख रखा है, वांछित जीन का पूंजीकरण करके तथा लक्ष्य प्रोटीन की अभिव्यक्ति प्रेरित करने वाली परिस्थिति अनुकूलतम बनाने के पश्चात कोई भी इनका व्यापक स्तर पर उत्पादन कर सकता है। मतलब बड़े स्तर पर इसका उत्पादन किया जाता है। जैसे डबल रोटी वगैरह ये उद्योग में ही काम किए जा रहे हैं, है ना। यदि कोई प्रोटीन कूट लेखन जीन किसी विषम जात परपोषी में अभिव्यक्त होता है तो वह पुनर्योगज प्रोटीन कहलाती है। यदि हमें किसी प्रोटीन का निर्माण हो रहा है पुनर्योगज डीएनए के द्वारा, तो वह जो निर्मित प्रोटीन होगी नई, वह प्रोटीन कौन सी कहलाती है? पुनर्योगज प्रोटीन। तो ये भी हमें एक उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है। वांछित जीन युक्त परपोषी कोशिकाओं को छोटे पैमाने पर प्रयोगशाला में संवर्धन, छोटे पैमाने पर प्रयोगशाला में संवर्धन और बड़े पैमाने पर उद्योगों में काम में लिया जाता है। अनेक तंत्र संवर्धन प्रोटीन का निष्कर्षण शोधन किया जाता है, यानी कि पुनर्योगज प्रोटीन प्राप्त की जाती है प्रयोगशाला में। कोशिका के सतत संवर्धन के लिए पुराने पोषक माध्यम को निकालकर, यानी कि कभी क्या होता है, संवर्धन माध्यम जब लिया जाता है तो एक संवर्धन माध्यम में कोशिका पूर्ण रूप से उत्पन्न नहीं हो पाती, तो फिर हम क्या करते हैं, उसके विकास के लिए एक और संवर्धन माध्यम का उपयोग कर लेते हैं। जब हम एक और अन्य संवर्धन माध्यम का उपयोग करते हैं तो वह तो ताज़ा पोषक माध्यम को डालने की व्यवस्था की जाती है। इस कोशिका संख्या में अधिक सक्रिय बनी रहती है और प्रोटीन की मात्रा अधिक प्राप्त होती है। मतलब कुल मिलाकर आपको पुनर्योगज प्रोटीन प्राप्त करनी है तो आपने संवर्धन माध्यम में तो रख दिया, लेकिन वो उसके लिए पर्याप्त नहीं है, तो आप उसको क्या करोगे, अलग एक और पर्याप्त कोशिका में रखोगे, एक और संवर्धन माध्यम में रखोगे, जिससे उससे पर्याप्त कोशिका आपको, यानी कि उस संवर्धन माध्यम में विकसित होगी और पर्याप्त मात्रा में पुनर्योगज वो प्राप्त हो जाएगी। एक टॉपिक आता है आपके बायोरिएक्टर, ये आपने नॉर्मल पढ़ रखा होगा। बायोरिएक्टर, बायोरिएक्टर क्या होता है इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। जो प्रोटीन बायोरिएक्टर आपके भाग होता है, ये व्यावसायिक दृष्टि से वांछित उत्पाद को अधिक उत्पाद बनाने के लिए बायोरिएक्टर का उपयोग किया जाता है। यानी कि उद्योगों के क्षेत्र में उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए इसका क्या किया जाता है बच्चों, उपयोग किया जाता है। इसके द्वारा 100 से 1000 लीटर तक संशोधन किया जा सकता है। इसके द्वारा लगभग 100 से 1000 लीटर तक संवर्धन माध्यम तैयार किया जा सकता है। एक बड़े पात्र के समान होता है बायोरिएक्टर, एक बड़े पात्र के समान होता है जिसमें सूक्ष्म जीवियों, पादपों, जंतुओं और मानव कोशिका के संवर्धन से प्राप्त कर कच्चे पदार्थों को जैविक रूप में विशिष्ट उत्पाद तथा एंजाइम आदि में परिवर्तित किया जाता है। यानी कच्चे पदार्थ से निर्मित कई पदार्थों का निर्माण किया जाता है एक पात्र में। और बायोरिएक्टर वांछित उत्पाद की प्राप्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियां होनी चाहिए। क्या क्या होना चाहिए, अधात्रीय पदार्थ होना चाहिए, टेम्परेचर, पीएच, विटामिन, लवण या ऑक्सीजन आदि उपलब्ध कराता है। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा निर्मित उत्पाद करने के लिए बायोरिएक्टर हमें ये सभी पदार्थ उपलब्ध कराता है। और इसमें एक विलोडित होज बायोरिएक्टर में सर्वाधिक उपयोग में आने वाला बायोरिएक्टर है। अगर पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक उपयोग में आने वाला बायोरिएक्टर कौन सा है, तो सर्वाधिक रूप में उपयोग में आने वाला बायोरिएक्टर कौन सा है आपके, वह है विलोडित होज, जिसका सबसे ज़्यादा बायोरिएक्टर के रूप में उपयोग में लिया जाता है। अब बात आई ये विलोडित होज बायोरिएक्टर क्या है, किसे कहते हैं विलोडित होज बायोरिएक्टर। तो इसका मतलब अगर समझे तो यह एक बेलनाकार घुमावदार आधार वाला होता है। इसमें निम्नलिखित भाग होते हैं। क्या कौन से होते हैं, प्रक्षोभक तंत्र होता है, ऑक्सीजन प्रदाय तंत्र होता है, झाग नियंत्रण तंत्र होता है, ताप नियंत्रण तंत्र होता है, पीएच नियंत्रण तंत्र होता है। ये इसके स्ट्रक्चर में भाग होते हैं, किसके, विलोडक में। और विलोडित होज बायोरिएक्टर दो प्रकार का होता है, एक तो साधारण विलोडक
और एक होता है दंड विलोडक। ये दो विलोडक आपके चाहे जाते हैं, एक तो साधारण विलोडक होता है और दंड विलोडक होता है। साधारण विलोडक जो होता है, विलोडक जो होज बायोरिएक्टर होता है, वो इस तरीके का होता है। यह पीएच नियंत्रण ये तो ऊपर लगा होता है, इसमें अम्ल क्षार का आवागमन होता है जहाँ से होता है, ये मोटर होती है, यहाँ से झाग नियंत्रण होता है, लेकिन हमें जो संवर्धन तरल है वो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाता है और इस तरीके से निर्जमित हवा हमें प्राप्त होती है। ये डायग्राम किसका होता है? साधारण विलोडक का होता है। और ये जो डायग्राम होता है यह दंड विलोडक का होता है। इसमें क्या होता है, एक बीच में दंड विलोडक लगा होता है जो गैसों का क्या करता है, इधर उधर बुलबुले स्थानांतरण करता है, जिससे गैसों में क्या ऑक्सीजन इसमें स्थानांतरण क्षेत्र बढ़ जाता है, बुलबुले बढ़ जाते हैं, जिससे उसका स्थानांतरण क्षेत्र बढ़ जाता है। तो ये दोनों विलोडक का उपयोग बायोरिएक्टर क्षेत्र में किया जाता है। तो बायोरिएक्टर क्षेत्र में इनका उपयोग किया जाता है। तो आगे बात करते हैं बच्चों, दंड विलोडक हौज बायोरिएक्टर में भी अंतर वस्तुओं को मिश्रित करने की व्यवस्था होती है और यह ऑक्सीजन को भी समान रूप से वितरित करने की व्यवस्था प्रदान करता है। यानी कि वस्तुओं को अंतर वस्तुओं को मिश्रित करने और ऑक्सीजन को समान वितरित करने की व्यवस्था इसके द्वारा होती है। जैसे हम बात करें अनुप्रवाह संसाधन, जैव संश्लेषण अवस्था के पश्चात उत्पाद के परीक्षण और विपणन के से पूर्व, यानी कि जैव संरक्षण अवस्था के जब जैव संश्लेषण अवस्था हो जाती है, तो जो जैव संश्लेषण अवस्था के पश्चात उत्पाद के परिष्करण एवं विपणन जो होता है पूर्व, यानी कि उसके क्या करना है, परिष्करण और विपणन से पूर्व उसका पृथक्करण और शोधन किया जाता है। तो जो जैव संश्लेषण अवस्था है उसके पश्चात जो उत्पाद है उसका परिष्करण और विपणन से पूर्व उसका क्या किया जाता है, पृथक्करण और शोधन किया जाता है। और इसी सामूहिक रूप से इस क्रिया को ही हमने क्या नाम दे दिया, अनुप्रवाह संसाधन दे दिया। यानी कि जैव संश्लेषण अवस्था के पश्चात जो आपको उत्पाद प्राप्त हुआ है, उत्पाद के जो परिष्करण करना है, विपणन करना है, उससे पूर्व आप उसका पृथक्करण और शोधन करते हैं और यही क्रिया आपके अनुप्रवाह संसाधन कहलाती है। और प्रत्येक उत्पाद हेतु सुनिश्चित गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण की आवश्यकता होती है। प्रत्येक उत्पाद के लिए एक परीक्षण की आवश्यकता होती है और अनुप्रवाह संसाधन व गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण प्रत्येक उत्पाद के लिए भिन्न भिन्न होता है। अलग अलग उत्पाद के लिए अनुप्रवाह संसाधन और गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण जो होता है बच्चों अलग अलग होता है।